वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हो चुकी है, तो क्या अब की बार इंतखाबात की शफाफियत यकीनी होगी या नहीं? इसका जवाब दो इंतखाबात के रोज़ ही मिल जाएगा। लेकिन इंतखाबात कब होंगे, इस पर अभी भी सवालिया निशान मौजूद है। निगरान सेटअप का ऊंट अभी किसी करवट नहीं बैठा है और डार साहब के नाम की बाज़गश्त अभी भी सुनाई दे रही है। दुबई में पीर की रात नवाज जरदारी मुलाकात के हवाले से भी खबरें यही हैं कि 2.5 घंटे तवील मुलाकात में सिर्फ ऑप्शंस पर गौर किया गया है और कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ साहब एक मजबूत माशी माहिर के हामी हैं, तो जरदारी साहब एक सियासी शख्सियत के लिए मौसर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस किस्म का सियासी माहौल बना हुआ है, क्या उसके रहते जो भी निगरान वज़ीर आज़म हो वो तनाज़ात से बचा रहेगा, बच सकता है? एक तरफ पीटीआई इंतखाबात से बाहर किए जाने का इल्ज़ाम लगा रही है और ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि निगरान हुकूमत को मिलने वाले इख्तियारात के बाद ये एक तरह से मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की एक्सटेंशन ही होगी। ऐसे में एक डार का नाम अचानक सामने आना क्या इन खदशात को तक़वियत नहीं देता? और क्या ये किसी भी लिहाज से न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप का आगाज़ हो सकता है? साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ ने वापस आना है या नहीं। अलबत्ता पीटीआई चेयरमैन ने अपने केसेस की नज़र ज़रूर हो जाना है। शायद इसीलिए नवाज शरीफ की सितंबर के बाद वापसी की खबरें भी आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ रस्ते से हट जाएगा और दूसरी तरफ मौजूदा हालात में दरपेश कानूनी रुकावटों को भी रस्ते से हटाने पर कुछ काम हो जाएगा। इन सब हालात में आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, क्या बनने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से खुरम रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ जीडीए से सायरा बानो साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसान अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। खुरम साहब, आपसे अगर शुरू करूँ, डार साहब कबूल हैं आपको? लेकिन ये जो बड़े फैसले होते हैं ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इनमें मैं तो खामोश रहता हूँ, क्योंकि स्टेक होल्डर्स इस वक्त जो एक चीज़ आ गई कि डार साहब का भी नाम आ गया, अब इसको ओन कोई भी नहीं कर रहा, नहीं, इसको डिनाई भी नहीं कर रहे। डिनाई भी किया जा रहा है इस चीज़। नहीं, डिनाई नहीं कर रहे। नहीं, पीपल्स पार्टी वालों ने डिनाई किया इसको, पीएमएलएन ने डिनाई, पीएमएलएन ने उस तरीके से ओन भी नहीं किया। डिनाइल एक होता है ना, क्लियर डिनाइल में चले जाए, वो भी नहीं किया, ओन भी नहीं किया। तो अभी ये चीज़ एम्बिगिटी में है, लेकिन ये नहीं है कि है नहीं। डेफिनेटली जब आप तक चीज़ पहुंचती है तो कुछ ना कुछ तो है। जो चीज़ अभी तक दबी हुई है उसको उस पर तबसरा मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। चलें, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आ जाता है नाम सामने, अब थोड़ा टाइम रह गया, कितना रह गया, तो आपकी पार्टी को कबूल होगा? हमारी पार्टी जो है ना जी, वो बिल्कुल प्रो पाकिस्तान किसी भी सूरत में हर वो फैसले पे राज़ी होगी जिससे प्रेजेंट सिचुएशन से पाकिस्तान निकल के बेहतरी की तरफ जाए। अगर तमाम स्टेक होल्डर्स राज़ी हैं तो मुझे इतना पता है कि हमारी पार्टी राज़ी होगी। हमारी पार्टी ऐसी चीज़ क्रिएट नहीं करेगी कि जिसमें हम कहें कि जी हमारी को अलहदा किस्म की डिमांड है। हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा, हम ये देखेंगे कि स्टेबिलिटी के लिए जो फ़ैसला हुआ है उसको सपोर्ट करना, हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो भी फैसला स्टेक होल्डर्स करेंगे। स्टेक होल्डर्स करेंगे तो डार साहब का फैसला होता है तो आप कबूल कर लेंगे? डेफिनेटली। अच्छा, सायरा बानो साहिबा, आप इस वक्त डार साहब के नाम को किस तरह देख रही हैं? आईपीपी तो कह रही है कि जो हम कबूल कर लेंगे, आपके लिए काबिल कबूल होंगे? मतलब हम क्यों कबूल कर लेंगे? नहीं, मैं पूछ रही हूँ इस्तेहकाम के लिए तो 1.5 साल से क्या कर रहे थे? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि 1.5 साल के लिए ये तो फिर गैर जानिबदार हुकूमत तो ना हुई ना, ये तो फिर इसी हुकूमत का तसलसल हुआ। तो फिर रहने दे, निगरान वज़ीर आज़म क्यों बना रहे हैं? बाकी मुल्कों में भी तो है ना, सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है, तो फिर निगरान का हम वो क्या कह रहे हैं कि ये खड़ाक क्यों पाल रहे हैं? यही हुकूमत करा दे इलेक्शन, ना भी करवाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब और केपी में कौन सा इलेक्शन हुए और कौन सा करेगी? महंगाई में पिसी हुई आवाम में से कोई आवाज़ उठाएगा क्या? जाके इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है?
यहाँ पर आवाम की चीखें निकली हुई हैं, जीना मुहाल हो गया है। और यहाँ पर जी हम यहाँ पर बैठ रहे हैं कि डर आएगा नहीं आएगा, समधियों की लॉटरी निकली हुई है। अब वो आए ना आए, क्या हो क्या ना हो, वो तो आ रहे थे ना बड़े उनको सब केसेस से पाक साफ करके सिंहासन जहाज़ पर बिठा के सिंहासन पर ला के बिठाया था कि आए आप अपनी मईशत को ज़रा जो थोड़ी बहुत बच गई है उसको तबाह बर्बाद कर दें। क्या किया, कौन से इकदाम किए? IMF की डील है, वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की है, शहबाज शरीफ साहब बोल चुके हैं, इनका तो कोई हाथ ही नहीं है हुकूमत का। तो फिर किया क्या है और आगे क्या माशी इस्तेकाम लेकर आएंगे? भाई केयर टेकर गवर्नमेंट का काम होता है इलेक्शन करवाना, तो उसके लिए हम ऐसा नगीना क्यों ढूंढ रहे हैं कि वो अकबर के 9 रतन में से एक रतन हमें चाहिए यहाँ पर? क्या कोई और इंसान यहाँ पर, कोई क्या और सियासी बंदा है ही नहीं? एक को माहिर मईशत चाहिए और एक वो कह रहे हैं कि सियासी बंदा आए। समझ नहीं आ रही इनको चाहिए क्या। इनको ये चाहिए कि सबकी याददाश्त गुम हो जाए और ये हुकूमत चलती रहे और ये सब इस तरह वो होता रहे। भाई आप इलेक्शन करवाएं, अपनी जान छुड़वाएं और उसके बाद वो आ जाएं। बस दरअसल इनको खुद भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगली किसी एक पार्टी की तो हुकूमत बनेगी नहीं, 2/3 अक्सरियत तो किसी एक पार्टी को मिलेगी नहीं, ऐसे ही हम पार्लियामेंट चलेगी और ऐसे ही होगा। तो बस हर बंदा यही कह रहा है। बिलों का देखिए जुम्मा बाजार लगा हुआ है, 10-10 मेंबरान में बिल पास हो रहे हैं, उजलत में बिल पास हो रहे हैं। कभी आर्मी एक्ट पास कर रहे हैं, कभी इलेक्शन में तरमीम कर रहे हैं, कभी वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ा रहे हैं, कभी सदर के घटा रहे हैं। तो जो KPK में हो रहे हैं, कभी आप के प्रोग्राम में बुला के पीपल्स पार्टी और ANP वालों से पूछ लें कि वहाँ पर कौन सा बाजार गर्म है। वहाँ पर तो एक अंधेर नगरी मची हुई है। तो अपना बंदा ला के क्या करना है? अपना बंदा इसलिए लेकर आना है कि इनको आगे इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे कि आगे इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि हम जो बाज़गश सुन रहे हैं कि वो तो एक ये लंबा सेटअप चलेगा। और आज तो एक मौशी इमरजेंसी की भी बात सुनी है। हालांकि मौशी इमरजेंसी कानून की रोज से ये सिटिंग गवर्नमेंट भी लगा सकती है, लेकिन मसला ये है कि ये अपने ऊपर कोई धब्बा ऐसे लेना नहीं चाहती कि जो काम भी हो, भले वो आर्टिकल 6 लगना हो, किसी जमात को बैन करना हो, मौशी इमरजेंसी लगानी हो, क्योंकि नाजुक सूरत हाल से तो हम गुजरते रहते हैं। तो ये चाहते हैं ऐसा बंदा आए जो ये सारा टोकरा अपने सर के ऊपर उठाए। उस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा, उसमें अवाम, आप, हम, मुल्क कौम कहीं भी नहीं है। अच्छा एहसान साहब, ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो सायरा बात कर रही हैं कि जो कंटिन्यूएशन है, ये तो ऐसे ही लगेगा कि कंटिन्यूएशन है, इसी गवर्नमेंट का जो है वो तसलसल जो है वो हो जाएगा डार साहब के नाम पे। बिकॉज अभी तक आपकी पार्टी ने अगर उसको ये कहा है कि जी नहीं अभी हम सोच विचार कर रहे हैं, कैटेगोरिकली डिनाई कहीं नहीं किया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की भी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, अगले दिन भी उनकी जिस वक्त स्टेटमेंट आई तो उसमें उन्होंने यही बात की कि जो भी होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा। शी नेवर डिनाइड दिस। तो दैट मीन्स कि ये चीज़ कंसिडरेशन तो है और अभी भी कंसिडरेशन में है। जो बात ये की जा रही है कि इसलिए आपको अपना बंदा चाहिए एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, बिकॉज आपको इलेक्शन नज़र नहीं आते, जैसे सायरा साहबा कह रही हैं, आपको लग रहा है कि ये 6 महीने तक भी जा सकते हैं या उससे भी शायद आगे जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शंस की जो डेट है वो PMLN ने तो तय नहीं करनी। इलेक्शन कमीशन ने जो है केयर टेकर के साथ, इलेक्शन कमीशन ने तय करनी और केयर टेकर ने उसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो ये आईनी तरीका है। अब क्या केयर टेकर अपनी मर्जी से उसको आगे पीछे कर देगी? नहीं, ऐसे नहीं होता। वो जो है इलेक्शन कमीशन जब डेट अनाउंस करेगा तो उसको इन्फोर्स जो है वो करना होगा। तो मैं तो समझता हूँ ये जो पूरी बहस है कि अभी ये कोई फाइनेंशियल पावर्स आपने अगर केयर टेकर सेटअप को दे दी, तो अगर वो मल्टीलैटरल और बायलैटरल के मामला के ऊपर कोई बड़ी डिसीजन कर सकते हैं, तो उससे इलेक्शन आगे पीछे कैसे होगा ये मुझे नहीं समझ आता। और ये मेरे ख्याल से कोई समझा भी नहीं सकता क्योंकि कोई लिंक नहीं बनता। देखिए, जो आईनी तरीका कार है वो तो बड़ा सिंपल है। इफ यू अलाउ मी, जो लिंक बनाया जा रहा है वो ये है, और वो आई थिंक द $1 million क्वेश्चन है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाकई इतना बाइख्तियार हो गया है? मतलब ऑन पेपर्स तो है, बिल्कुल बाइख्तियार। देखें, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना। अभी जिस तरह जो है जो बजट एलोकेशन है इलेक्शंस के लिए वो भी हो चुकी है, फंड्स भी अवेलेबल हैं, तो वो भी मसाइल नहीं है। तो क्या चीज रोकेगी कि इलेक्शन जो है वो ना हो? ना वो वाली बहस है कि चारों सूबों में और वफाक में इलेक्शन एक साथ होने, वो मसला भी हल हो गया। तो कोई चीज ऐसा रोक नहीं रही मेरे ख्याल से। अब जो मैं एक ये जो केयर टेकर की सिलेक्शन के बारे में जो बहस है, देखें, नॉन पार्टिजन होना चाहिए और उसका फैसला किसने करना है? फैसला उसका ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर ने करना है। कोई सर्टिफिकेट लेके तो नहीं पैदा होता कि वो नॉन पार्टिजन है, या किसी के पास सर्टिफिकेट तो नहीं होता
वो सर्टिफिकेट देना है प्राइम मिनिस्टर ने और ऑपोजिशन लीडर ने मिलके। अगर वो कंसेंसस पे आ जाते हैं, जिस बंदे को वो सिलेक्ट करेंगे वो नॉन पार्टिसन होगा, क्योंकि उस पर ऑपोजिशन भी राजी होगी और उस पर प्राइम मिनिस्टर भी राजी होगा। राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर, राजा रियाज साहब जो आपकी पार्टी के टिकट के एस्पिरेंट है, देखिए आईनी तौर पे वो ऑपोजिशन लीडर हैं और आइन के मुताबिक एग्रीमेंट होनी चाहिए है प्राइम मिनिस्टर की और ऑपोजिशन लीडर की, और अगर उस पे एग्रीमेंट हो जाए तो वो नॉन पार्टिसन है। यानी कि तो सारे जो तो अब क्योंकि ये कोalition हुकूमत रही है और एक सफर इकट्ठे किया है, तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज का जिक्र भी किया है कि हमारी ये ख्वाहिश भी है कि इस पे कंसेंसस हो, क्योंकि आपने इलेक्शन पे जाना है, जो भी केयर टेकर सेटअप होगा उस पे कंसेंसस हो, आपने इलेक्शन पे जाना है ताकि फिंगर पॉइंटिंग ना हो और मिलके एक ये जो आईनी मरहला है इसको हम अबूर कर लें। तो ये ख्वाहिश है और इसके अंदर डेफिनेटली हमारे जो नाम होंगे वो हम पिच करेंगे, जो बाकी लोगों के नाम होंगे वो पिच करेंगे। फिर फैसला जो है वो आईनी तरीके से होना है और जो मैकेनिज्म है वो पूरा होगा। सारे साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? खुरम भाई इजाजत दे दें। जी सारे साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? नहीं, वो अभी इलेक्शन उनकी बात हुई थी, अगर वो उनको आइन और कानून का इतना ही होता तो वो कम से कम KPK और पंजाब में कर लेते कि नहीं भाई हमारी वजह से आइन और कानून ना ये वो कर दे। ये आइन की बात करते हैं, आइन है कहाँ? आइन में तो 90 दिन इलेक्शन लिखे हुए थे और बाकी ये कि कोई वजह नहीं है, मर्दमशुमारी है ना वजह। मैं पूछ रही हूँ कि मेरे 25 अरब कहाँ पर हैं जो उन्होंने डिजिटल मर्दमशुमारी पर खर्च किए और अब पकड़ के कह रहे हैं कि पिछली मर्दमशुमारी के ऊपर उसके ऊपर ये इलेक्शन होंगे। तो उसमें तो अब MQM को आप कितना काबू करेंगे? काबू करके रखिएगा। वो कहते हैं ना कि तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा, मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर न लगे। अदालत चले गए ना वो या जमाते इस्लामी, तो फिर करवाते फिरिएगा मर्दमशुमारी। मर्दमशुमारी का पता नहीं है और उसके बाद वो इलेक्शन करवा देंगे और इलेक्शन कमीशन पे हम भरोसा करके बैठे हुए। वाह 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 वाह। देखिए अगर मुझे अलाउ कर लें, मैं मर्दमशुमारी को मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। ये तो CCI का अभी जब इजलास कह रहे हैं कि 30th को होगा, अगर उसमें हुआ, अगर हुकूमत ने नोटिफाई किया मर्दमशुमारी तो फिर डेफिनेटली वो डिलिमिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्शन डिले हो जाएंगे, और अगर नहीं किया तो तब इसका मतलब है इलेक्शन टाइम पे होंगे। तो ये कोई ढकी छुपी चीज तो नहीं होने जा रही। अगर CCI का इजलास नहीं होता हमारे दौरे हुकूमत में तो केयरटेकर सेटअप करवाया नहीं। अब जाते जाते ख्याल आया कि CCI का नहीं तो क्लियर हो जाएगी ना बात। लेकिन कब CCI का इजलास कब हो रहा है वैसे? CCI का इजलास कब करने जा रहे हैं वैसे? मैंने सुना है कि 30 जुलाई को होना है, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे कंफर्म नहीं। अच्छा चलें खुरम साहब, चलें बाकी चीज़ें अपनी जगह। आप कह रहे हैं कि आप उस पर नहीं कुछ आपका कोई रद्द अमल नहीं आएगा, यू वांट स्टेबिलिटी। बट जो बात होती है न्यूट्रलिटी की कि जी एक न्यूट्रल जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट हो, डार साहब क्या उस बेंचमार्क पे उतरते हैं? क्या ये बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं होगा? सवालिया निशान भी है और नून के लिए सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान नून पे बनता है, यानी लॉजिकली अगर हम जाएंगे क्या सवालिया निशान बनता है, वो बनता है। तो अब उसका जवाब वो क्या देते हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को क्या। आप भी तो कुछ सोचते होंगे ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा उनके साथ। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ पे आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी तक कोई भी मान नहीं रहा इस चीज़ को कि ये बात पहुंची किसने की किसने, कि डार साहब हैं, क्या नाम है, क्या कोई कह रहे हैं कि जिन्होंने खुद कहा, कोई कहते हैं क्या कहा, कोई, यानी अभी तक ये एम्बिगुइटी है। नून भी इस पे बड़ी एक कैलकुलेशन के साथ बात कर रही है, यानी वो ऐसा खुल के नहीं बोल रही नून कि जिसमें वो ओन कर लें कि उन्होंने ये काम किया। नून भी एक अच्छा स्टैंड ले रही है कि जी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपोजिशन लीडर है, तमाम लोग वो जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक नाम फाइनल होगा। अब पार्टीज नाम तो देंगी अपना, PPP भी देगी, ये भी देंगी, लेकिन इन पार्टीज ने सोचना है कि नाम देने से, जिसका नाम दे रहे हैं, क्या उसका नाम देने से मुल्क को फ़ायदा है, नंबर 1। क्या दूसरा उनकी अपनी पार्टी को फ़ायदा है कि नुकसान होगा लॉन्गर टर्म में, ये पार्टीज ने सोचना है। तो मैं अभी तक इस मौजू पे फिर कहता हूँ कि ये मौजू इतना अहम नहीं है जितना इसको चलाया जा रहा है। इससे ज़्यादा और अहम मौजू है कि प्रेजेंट सिचुएशन से निकलकर हमने आगे कैसे जाना है, अपनी हमारी इकॉनमी, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, उन चीज़ों को और इलेक्शन को उन तमाम चीज़ों से कैसे जोड़ेंगे। खुरम भाई, ये सारी चीज़ें जो हैं, आप आजकल कोई रिपोर्ट उठा के देख लें,
क्या उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो है जिक्र नहीं किया जाता? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर एक इलेक्शन फ्रॉम द गेट को मुतनाज़ा हो जाएगा, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? वो नहीं आएगी। फिर हम आगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं अचीव कर सकते। ये जो आपका पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि क्या ये नाम देने से क्या पार्टी को या मुल्क को क्या वो अंडर शेड जाते हैं या बड़े क्लियर खड़े होंगे? ये चीज़ कंसर्न बनता है। जो कंसर्न बनता है वो बनेगा। तो मैंने भी यही आपको एंडोर्स किया इस पॉइंट को कि ये दोनों चीज़ें उन्होंने देखनी है। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा फाइनली, वो कई दफ़े एक और भी हम कहा करते थे कि जो दो बंदों का नाम आ जाए तो फिर दूसरा नहीं आता, कोई तीसरा आता होता है। दो आदमी जब करना शुरू कर दें तो कोई तीसरा आदमी आ जाता है, वो उसको भी हम छोड़ते हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जिस जगह पे हम हैं और जो लोग इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, मियाँ शहबाज शरीफ समेत और इदारे और इलेक्शन कमीशन, ये सारे इंशाल्लाह ताला ये फैसला बेहतर होगा। आज मैं ख्वाजा आसिफ साहब की भी सुन रहा था, उन्होंने कहीं एक शो के ऊपर बातें कर रहे थे, तो उससे भी यही इंदिया था, किसी चीज़ को वो क्लियरली नहीं आ रहा था कि सागडार साहब का नाम है। दे वर ऑल्सो सेइंग दिस थिंग कि वो फैसला होगा जिसमें मुल्क का फायदा हो, हम उसको एंडोर्स करेंगे। हम उसको लेकिन अगेन वही बात ना कि अगर कैटेगोरिकली अगर ये कहीं नहीं हो रहा होता, कंसिडर नहीं हो रहा तो कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे। तो देयर इज समथिंग पीपीपी ने डिनाई किया, देयर इज समथिंग। नून भी मैच्योरिटी के साथ डील कर रही है उस चीज़ को। अच्छा सायरा साहिबा, मुझे ये बताइए कि अगर ये हो जाता है तो आपकी पार्टी का रद्द अमल जो है वो क्या होगा? क्या आप इसको किस तरह फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? तलवार लेके खड़ी हो जाऊंगी। क्या करेंगे? कोई क्या कर सकता है यहाँ पर? मुल्क के वसी तर मुल्की मुफाद में मैं चुप करके बैठ जाऊंगी। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। मुल्क कौम के वसी तर मुफाद में फिर हम बैठ जाएंगे, ऐसे फिर आप बैठ जाएंगे और उसी यही होगा। सही, कुछ और इसका मतलब नहीं हो सकता। अच्छा हाँ जी, राना साहब वो तो कह रही है मुल्क के वसी तर मुफाद में हम बैठ जाएंगे, बट एक सिंबॉलिकली भी अगर देखा जाए, बार बार आपकी पार्टी जो है वो आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप हवाला देते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने बहुत कुछ सीखा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिक नंबर 30 मेरे सामने पड़ी हुई है, जिसमें बात की जा रही है कि इस जो केयर टेकर सेटअप होगा, देयर शेल बी शिक नंबर 31 बल्कि देयर शेल बी अ न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट टू होल्ड फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। द मेंबर्स ऑफ द सेट गवर्नमेंट एंड देयर इमीडिएट रिलेटिव्स शैल नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, ये मुझे बताइए, न्यूट्रल की तो आपने खुद इसमें जो है वो डेफिनेशन कर दी है, तो कहाँ से जो है फिर डार साहब कहाँ से न्यूट्रल कैंडिडेट तस्वुर हो सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि कोई अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। दूसरी, मैंने आपको यही कहा कि कोई न्यूट्रल का सर्टिफिकेट लेके तो किसी ने जेब में तो रखा नहीं। मैं आपको यही कह रहा हूं, आपकी पार्टी में ये सोच विचार तो हो रहा है, न्यूट्रल का सर्टिफिकेट की बात तो नहीं है। एक आदमी जिसकी आपकी पार्टी में जो टॉप लीडरशिप है उनसे रिश्तेदारी है, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो बहुत करीबी समझे जाते हैं, वो न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? नहीं तो कौन कह रहा है कि ये फैसला हो गया? कौन कह रहा है फैसला नहीं हुआ है? ये बता दें। हाँ, नहीं बिल्कुल, ये भी कोई नहीं कह रहा। तो आप उसको बस रद्द नहीं कर। देखें, बात ये है, मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल का सर्टिफिकेट किसने देना है? वो देना है ऑपोजिशन लीडर ने और प्राइम मिनिस्टर ने। जिसके ऊपर उनका कंसेंसस हो गया वो न्यूट्रल है। इसका मतलब है वो ऑपोजिशन को भी काबिल कबूल है और वो प्राइम मिनिस्टर को भी काबिल कबूल है, गवर्नमेंट को भी काबिल कबूल हो गया और ऑपोजिशन को भी काबिल कबूल हो गया। तो ये तो आइन तो ये इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, यही है। राज साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपसे मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल जो है वो डिस्कोर्स की जो है वो उम्मीद रखती हूँ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजा रियाज साहब, हु इज एन एस्पिरेंट कि मैं पीएमएलएन का टिकट होल्डर किसी तरह बन जाऊं, उनको आप कह रहे हैं कि उनका वो सिग्नेटरी हो और वो जो है इस पे करें, वो तो आप जो कहेंगे मेरा ख्याल है वो इस वक्त करने के तैयार होंगे। नहीं, देखिए, अब ये स्पेस, अगर ये मैं आपकी बात मान लूं, जो आप कह रही हैं आप ठीक कह रही हैं, तो ये स्पेस किसने उसको दी? किसने ये स्पेस क्रिएट की? पीटीआई ने क्रिएट की। इस्तीफे दे दिए, उनके पास रास्ता था कि वो ऑपोजिशन लीडर, उनके जो चेयरमैन है वो खुद बनते या किसी को अपने बंदे को खड़ा करते। जब वो भाग गए मैदान छोड़ के और फिर बाद में उन्होंने कोशिश की आने की, जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी, जब उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व कर ली
तो ये उन्होंने अपने साथ खुद किया। अब जो मौजूदा सूरत हाल में जो मर्जी आप उसके ऊपर कहें, लेकिन हकीकत ये है कि राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर है। अब इसमें मैं ये चीज ऐड कर रहा हूं कि हमारी जो पार्टी जमात जो हमारी समझती है, वो ये समझती है कि कोई भी फैसला इम्पोज नहीं होना चाहिए, और जो हमारे कम से कम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ हम एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये चीज सबको कोई भी नाम अगर हमारे लिए वो जरूरी है और वो बाकी लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। और उसके ऊपर ऑपोजिशन लीडर की चले मैं जरा ऑपोजिशन बार ऑपोजिशन लीडर उनको कहते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है, और सायरा साहिबा को भी हंसी आ जाती है। सायरा साहिबा, क्या आपके भी वही जज्बात हैं जो मेरे हैं? जब राजा रियाज साहब आप सोचती हैं कि वो ऑपोजिशन लीडर हैं और उनकी जो है वो साइन और स्टैंप जो है उससे एक एंडोर्समेंट हो जाएगी। देखिए अब हम तो इतना कानून पढ़े नहीं है जितना राणा साहब ने पढ़ा हुआ है। आइन और कानून की वो बता रहे हैं कि उस रोज से तो वो अपोजिशन लीडर है, लेकिन वो आप सोचिए जो बंदा नून लीग की टिकट का उम्मीदवार हो, वो अपना वो बताएंगे। अगर वो ना भी होते तो वो मतलब अपना कोई नाम दे के उसके ऊपर वो खड़े रह सकते थे कि नहीं, डट सकते थे। पता नहीं ये कौन सी बातें कर रहे हैं। हम तो छोटे उनके दिल में रह जाने नाम असल में दुबई से जो है वो आने कनाते सीनी पड़ती हैं। देखिए हमारे तो निगरान वजीर आजम अमेरिका से आते थे, तो हम थोड़ा सा इसी पे खुश हो लें कि अमेरिका तो बहुत दूर है, दुबई पास है, अब वहां से आ रहे हैं। पहले तो हमारे वहां से भी आते होते थे। तो चले, थोड़ी आप कह रही हैं कि बेहतरी होगी। तो बरादर इस्लाम पे कोई पूरा उतरता है या नहीं उतरता? जी, बरादर इस्लामिक मुल्क में बैठ के न्यूट्रल के दो मतलब है। कोई भी किसी एक मतलब पे पूरा उतर के बन सकता है निगरान वजीर आजम। आप चेयरमैन पीटीआई के न्यूट्रल की डेफिनेशन पे तो नहीं जा रही ना? मैं कह रही हूँ न्यूट्रल की दो डेफिनेशन है, जो दोनों पे किसी एक पे पूरा उतरता है वो बन जाए निगरान वजीर आजम। बस खुदा के वास्ते अवाम को थोड़ा रिलीफ दे दें। बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, ये अपने बिल पे बिल पास करवा रहे हैं और लोगों के लिए जीना मुहाल हो गया है। ना चीनी है, ना आटा है, ना बिजली है। इन्होंने कहा गैस में से पैसे कैसे लें, इन्होंने गैस के मीटर के बढ़ा दिए। और इनको ये नहीं पता कि ये बयानियाँ क्या लेके आवाम के पास आएंगे। इनमें इतनी हिम्मत है तो बिना गार्ड्स के, बिना गाड़ी के किसी गली मोहल्ले में जाकर वोट मांग कर दिखा दें। कोई होना नहीं चाहिए साथ, सिर्फ जाके वहाँ पर वोट मांग कर दिखा दें। ठीक, अच्छा, ये बिल्कुल एक चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है उसके पास जो इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। गो के आपकी जो फॉर्मर पार्टी है ज़्यादा एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स वही थे, बट इस वक्त जो मलबा है सारा वो इस हुकूमत पर जो है वो गिरा है। कल्चर हमारा कल्चर है। हाँ। अब जब गवर्नमेंट थी पिछली, तो आखिरी दिनों के अंदर बल्दियात का नाम आ रहा था, टिकट लेने को कोई तैयार नहीं था, सारे पार्टी के लोग गालियां निकाल रहे थे अपनी पार्टी को। अगर वो प्रोलॉन्ग कर जाती 6 महीने और, तो लोगों ने रोडों पे आकर खुद निकालना था, यानी वजूद ही ख़त्म हो जाता। हमारा कल्चर है कि वो जब गया तो डिसेप्शन ईजी है, हमारी कौम को डिसीव करना भी ईजी है। अब साइफर, एंटी अमेरिका जो एक स्लोगन हमारा बिकता है, इसी तरह कुछ रिलीजियस हमारे स्लोगन्स हैं, बयानिए हैं, उनको किसी को लेयर इन किया, किसी को क्या, तो एक अराउज किया गया है। वो यूज द रफ अराउज द पीपल इमोशंस को इन्होंने करके आगे चल पड़ा। But it worked. फॉर व्हाट? अभी ना व्हाट वाज द रीजन दैट ही डिड दैट? उसकी रीजन ये थी कि उसको भी पता था कि अब मैं यहाँ से जब उतर गया हूँ तो इस चीज़ को अराउज करके मैं किसी तरीके से इलेक्शन में चला जाऊंगा। एंड हिज डेट वाज कि मार्च, जो गुजर गया, इस मार्च से पहले अगर मैं इलेक्शन ले लेता हूँ तो मैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आ जाऊंगा। सो दिस ऑल गेम, ये जो था आज़ादी मार्च, फलाना मार्च, ये ऑल पीछे जो गेम थी वो सारी ये थी कि न्यू अपॉइंटमेंट जो थी द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इन पाकिस्तान एंड इलेक्शन बिफोर मार्च का। अब वो लेकिन कहीं से फिर पॉजिटिव इशारे नहीं आए, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस इशारे नहीं। पॉजिटिव आदमी हो तो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं मिल जाती है। नहीं, वो परवेज खटक साहब तो कहते हैं ना कि 4 दफ़ा जो है वो हमें इलेक्शन मिल रहा था, लेकिन फिर हम बाहर जाते थे और ये कहा जाता था कि कोई
नहीं, मैं ताबीर सही नहीं है। मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है कि इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। ये कपड़े भी पहनने के लिए जो आदमी इस चीज़ का मोहताज हो कि मुझे जो वो बताएगी मैंने वो कपड़ा पहनना है जिस टाइम पे वो कहेगी, यानी ही इज़ बाउंड टू उस वुडो या कल्ट या वट एवर, जो भी, मैं तो उसको जो भी उसमें ही सो मच इन टू दैट। उसको तो ये भी है ना कि 11:30 बजे मैंने ऐसे करना है तो 12:30 ऐसे करना है, ये कपड़ा पहनना है, ये जूती पहननी है, तो ही इज़ इन टू दैट। वो तो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और ये सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है, मैं पीछे कहीं बैठा था तो एक टीके नामी आदमी था, आपको याद होगा, पंजाब गवर्नमेंट में ये जो फ्रंट मैन था इसका, गोगी का और बुजदार वगैरह का, तो somebody went and gave him all the information कि इसने ये करप्शन की हुई है। तो वो उसने कहा जी बहुत करप्ट आदमी है, तो ही पुल्ड हिम आउट ऑफ पंजाब, यानी करप्शन के ऊपर ही पुल्ड हिम आउट ऑफ पंजाब। एंड आफ्टर 4 or 5 days ही वाज सेक्रेटरी जो फूड इन सेंटर या इस तरह करके। तो वो जो चीज़ है ना, वो इसलिए जाती है कि एनीथिंग कमिंग अप फ्रॉम हिज वाइफ, इफ ही मेक्स अ डिसीजन नाउ, रात को अगर बीवी का कोई डिसीजन और आ गया तो ही वो ऐसे स्टीयर करेगा और उधर चला जाएगा। तो इसके डिसीजन तो ये हैं। अब ये जो गवर्नमेंट आई साल सवा साल से, जो आपका पहला क्वेश्चन था, क्या इन्होंने अच्छा डिलीवर किया? इन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया। इन्होंने हम क्योंकि हम इतना मैं आऊँ ना आपके पास और मैं हर चीज़ में बुराई निकालना शुरू कर दूँ, तो बुराइयाँ तो हैं, इश्यूज तो हैं। 4 साल में मैंने खुद क्या किया और मैं उस चीज़ को ना देखूं। इन्होंने तो आके बोझ उठाया उसका, उसी का तमाम किया धरा आके इन्होंने उठा लिया और करते कराते सस्टेन किया इकोनॉमी। मैं अगर इजाज़त दें, आपकी पार्टी के अलीम साहब जो हैं वो कहते हैं कि पहले सत्यानाश किया पीटीआई ने और अब जो रही सही कसर थी वो इन्होंने आके कर दी। आपका और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट हो सकता है। हाँ। हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हम कोई उसमें तो है वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकता है। मैं इस एस्पेक्ट में देखता हूँ कि ये आए किस हालत में, यानी ये क्या कोई नॉर्मल हालात के अंदर आए, फिर हमारे जो चेंजेस चल रही थी आप उनको देखिए। मैं यकीन यानी मैं अपनी लाइफ के अंदर आई कंसिडर शहबाज शरीफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमने देखा। क्राइसिस में संभाल गया ना इकोनॉमी, आपके इदारे मजबूत होना शुरू हो गए, आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आपने काबू किया। आप जा किधर रहे थे? आप तो उस तरफ जा रहे थे कि एक इंसान पूरे भाई कहीं आप तो नहीं पीएमएलएन में तो नहीं जा रहे, जाने की बात हो रही है। मैं पीएमएलएन नहीं, मेरी मैं शायद ऐसा आदमी था, मियावाली में आज भी आप चले जाएं तो मैं 96 एनए के लिए जब कर रहा था तो नून वाले भी कहते थे कि अगर इसको टिकट मिला तो हम इसको वोट देंगे, पीपीपी वाले भी कहते थे, बिकॉज वाई आप जहां ठीक कर रही होंगी मैं आपको एज दूंगा। ये नहीं है कि जो मेरे साथ खड़ा हुआ है वही ठीक है। इस गवर्नमेंट ने सस्टेन किया है, इन्होंने बोझ उठाया है और अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे डिसीजन के साथ जब इनका टाइम पूरा हो, एक अच्छे कॉन्सेंसस के साथ एक निगरान सेटअप जो आए और वो चीज़ों को ठीक करके जो फाइनल हमारा अगला इलेक्शन होना है वो अहम हो। सायरा बहन ने एक बात की कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा जी कोई जाए और गलियों में वोट मांग के दिखाए। दैट इज़ द एक्चुअल थिंग। हम इस वक्त इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, इतनी पोलराइजेशन है और इतनी नफरतें, एक यानी कोई वोट मांग के दिखाए। आप सोचिए कि इस वक्त जो पब्लिक और एक ओपिनियन वो में जस्टिफाइड है। मैं इसी वजह से कहता था कि आपको पॉलिटिकली काम डाउन होने की ज़रूरत है। अब आपको अभी वज़ीरिस्तान में कल जो परसों हामिद मीर का एक प्रोग्राम चला, आपने भी देखा होगा, इकोनॉमी की तरफ जैसे आप जाना शुरू किए, बड़े जो प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए, उसकी ज़रूरत है ताकि पब्लिक काम डाउन। चले ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना एहसान साहब की तरफ जाऊंगी। राना साहब ये बताइए कि इस वक्त बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इलेक्शन इसलिए भी लेट हो सकता है कि जो आपके कायदे हैं उनको जब तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, तो आपके लोग कह रहे हैं कि जी सितंबर तक जब तक मौजूदा जुडिशरी जो है वो मौजूद है तब तक वो नहीं आएंगे, और इलेक्शन भी इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि आपको कुछ लगता है कि वो कैंपेनिंग आपके लिए वही आके कर सकते हैं जिस किस्म की इस वक्त कारकर्दगी गई। पिछले सेगमेंट में कारकर्दगी की बात हो रही थी, डिसमल परफॉर्मेंस जो है वो गई, उसकी वजह से आपको उनकी सख्त ज़रूरत है और जब तक वो वापस नहीं आएंगे और तब तक जो है ये चीज़ें आगे नहीं जाएंगी, और वो मौजूदा हालात में तो पॉसिबल नहीं है, मौजूदा जुडिशरी के साथ पॉसिबल नहीं है।
सबसे पहले तो इलेक्शन को डिले हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो अगस्त में जा रहे हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है डेट अनाउंस करनी है। तो यहीं से ये थ्योरी है ये गलत हो जाती है, क्योंकि हमारा रोल फिर खत्म हो जाएगा। देखें, कारकर्दगी की बात पे मैं मुख्तसरन बात करूंगा। देखें, एक कारकर्दगी मार्च 2022 में पीटीआई की थी कि वो हुकूमत छोड़ के जा रही थी और उसने पेट्रोल को सस्ता कर दिया, उसने बिजली को सस्ता कर दिया, उसने एमनेस्टी स्कीम जो है वो अनाउंस कर दी और वो बड़ी उस वक्त अच्छी लग रही थी चीज के पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया। लेकिन उस जो डिसीजन मेकिंग थी उससे इस मुल्क को बेहद नुकसान हुआ। आईएमएफ का मुआहदा तबाह हो गया, मईशत के अंदर आपका एक फिस्कल डेफिसिट बड़ी तेजी से इंक्रीज हो गया और एक हमारा एग्जिट है जो अभी हमें 14 दिन या 15 दिन रह गए और हमने हुकूमत छोड़नी और हम जाते हुए बिजली भी महंगी कर रहे हैं, गैस की प्राइस की भी रीबेसिंग कर रहे हैं। तो क्या हम कोई पागल हैं या हम डिसीजन करके जा रहे हैं, हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं ये फैसले करके? मैं समझता हूं हम रिस्पॉन्सिबल फैसले करके जा रहे हैं और हम मुल्क के साथ खेल नहीं खेल रहे जो खेल खेला गया। तो ये चीजें अवाम को समझ आएंगी। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, देखें 13-18 में हमने परफॉर्मेंस करके दिखाई। इस मुल्क में दहशतगर्दी थी, 2400 बम फटता था, 16 घंटे लोड शेडिंग थी, गैस की लोड शेडिंग थी, कोई फॉरेनर यहां मुंह नहीं उठा के आता था पाकिस्तान में। हमने सीपेक लॉन्च किया, अंधेरे दूर किए, एलएनजी टर्मिनल लगाए, दहशतगर्दी खत्म की। तो ये सब कुछ है, तो हम इस सब कुछ के साथ जाएंगे, अवाम को बताएंगे कि ये हमने जो फैसले किए अपनी सियासी साख पे खेल के किए और रियासत के लिए किए। और अगर कोई और ऑप्शन होती तो कोई बंदा, कोई हुकूमत पाकिस्तान की तारीख निकाल के देख ले जो मुश्किल तरीन फैसले जो है आपने आखिरी हफ्तों में या महीनों में करके जाए, हमने किए, हमने पाकिस्तान के मुफाद में किए। तो मैं समझता हूं परफॉर्मेंस की अगर बात आए तो मैं उसको हर एंगल से हर जगह डिफेंड हम कर सकते हैं। और जो ये करके गए, इनके पास भी ऑप्शन थी कि ये वो खेल जो खेला वो ना खेलते, तो ये हो गया। बाकी मियां नवाज शरीफ देखें, बिल्कुल जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट का जो रद्द अमल रहा है, आप 63A को निकाल के देख लें, यानी कि तशरीह का हक है सुप्रीम कोर्ट के पास, कोई शक नहीं है। लेकिन वो आइन को रीराइट नहीं कर सकता, आइन को क्रिएट नहीं कर सकता, आइन को अमेंड नहीं कर सकता। उसमें किया गया, उसके अंदर जो है खिलवाड़ किया गया आइन के साथ। फिर हमारे से हुकूमत चले गई और पीटीआई के पास आ गई, उन्होंने मुशावरत की किसी जनरल के साथ और वो हुकूमतें गिरा दी कि इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो। तो ये उस बेसिस के ऊपर जो है और उसके बाद भी जो जुडिशरी करती रही, जो सुप्रीम कोर्ट करती रही और जो दरारें पड़ी हुई हैं, उसमें मेरे ख्याल से तो हमें तो कोई शक नहीं है कि वो झुकाव किसी तरफ है। तो बिल्कुल ये भी फैक्टर है, लेकिन क्या वो फैक्टर जो है वो इलेक्शन को आगे पीछे करेगा, मैं नहीं समझता। हम इलेक्शन नवंबर में देख रहे हैं और हमारा रोल जो है वो उसको आगे पीछे करने में कोई नहीं। सायरा साहिबा, क्या इस वजह से इलेक्शन आगे पीछे हो सकता है? क्योंकि बार बार आपने सुना है, मरियम साहिबा भी बात करती हैं, पलड़े जो हैं वो बराबर होने चाहिए। फिर ये बात होती है कि जुडिशरी जो है उसका एक साइड पे झुकाव है, वो जुडिशरी में तब्दीलियां जो हैं वो सितंबर में आ रही हैं। ये क्या सब कुछ मिला के इससे भी इलेक्शन डिले हो सकता है? पलड़ा झुकाव है तो पलड़ा तो अब इन लोगों के हक में भी एक तरफ से झुक गया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं एक आम इंसान बन के पूछना चाह रही हूँ कि यानी कि इन्होंने क्या अपने अपने चीफ जस्टिस बांटे हुए हैं क्या, कि ये वाले चीफ जस्टिस पीटीआई के हैं तो हम नहीं आ रहे, आगे जो जस्टिस आने वाले हैं जिनको हमने आने से पहले ही मुतनाज़ा बना दिए वो हमारे हैं, वो ठंडी हवा का झोंका है और फिर उसके बाद वो फैसले हमारे हक में होंगे। डॉक्टर साहिबा, मैं छोटी मोटी तुरपाई तो कर सकती हूँ, ये गरारे सीने वालों का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे नहीं गरारे सीने आते, इनकी बातों का जवाब मैं नहीं दे सकती। इनकी छोटी मोटी तुरपाई तो चली जाती है। अच्छा, बाकी इलेक्शन देखिए, अभी मैं देख रही थी कि सैलाबी सूरत हाल है, चिन्योट के गांव कितने ज़ेरे आब आ गए। आप सैलाब का फैक्टर दिमाग से सब लोगों ने निकाला हुआ है। खुदा न खास्ता अगर 31 से पहले अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया या सी छुड़वा देता, तो फिर क्या होगा? ये तो सिंध तक पानी आ जाएगा। तो फिर उसके बाद कौन सी निगरान हुकूमत? बाकी अभी रोखड़ी मेरे भाई ने कहा कि निगरान हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब एक सहाफ़ी, एक चैनल मालिक, एक सियासी बंदे से कैसे अच्छा हो सकता है?
कोई सियासी बंदा होना चाहिए, मतलब उनके वजीर इत्तलात वो भी सहाफ़ी, निगरान वजीर आला वो भी सहाफ़ी, और वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी को 2 अरब 20 करोड़ की गाड़ियां दे दी, 40 करोड़ का 14 अगस्त को झंडा लग रहा है। PHA वालों ने ग्रांट दी थी और उन्होंने, वो कहते हैं ना कि शान बेइतनाई से साइन करके दे दिए कि 40 करोड़। एक बंदा गया हुआ पिटीशन लेकर अदालत में। तो ये सारे काम हो रहे हैं, बस छोड़ दें। मैं आपको कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी और ANP को बुलाकर KP के गवर्नमेंट का हाल पूछ लें। उधर भी समधी हैं, इधर भी आप समधी लाना चाहते हैं, मतलब हम क्या समधियों में क्यों फंसे। बाकी अल्लाह ना करे कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो। अगर सैलाब का खुदा न खासा खदशा हो गया तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा। आगे असेंबली डिसॉल्व होंगी या हम सैलाबी सूरत हाल से निपटेंगे, या उसके लिए पाक अफवाज को आना पड़ेगा। नाले वो हो जाए, बरसाती सूरत हाल हो जाए, लैंड स्लाइडिंग हो जाए, पुल टूट जाए। मैंने तो कभी भी इनकी लोकल लोगों को नहीं देखा कि जो इदारे हैं हमारे बल्दियाती इदारे, वो तो सोए हुए होते हैं। मैंने पाक अफवाज को देखा, इन्होंने कहा आज मईशत मुस्तहकम हो रही है। IMF का कर्जा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेकर आए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, ये जो फूड सिक्योरिटी, वो हमारी उनके पास है। K3 मंसूबा अफवाज पाकिस्तान का, उसमें बिल्कुल थोड़ी सी फंडिंग है हुकूमत की, वो भी पिछली गवर्नमेंट की, लेकिन हमें तो शौक है ना नाम हम लगाने का। अभी जो चश्मा बैराज हो रहा है वो भी आर्मी कर रही है, बट नाम अब इस हुकूमत का होगा वो दूसरी बात है। पहले अपने बल्दियाती उनका बताएं कि वो इन सैलाबी सूरत हाल में कहाँ पर होती है। और जिन टीके साहब का जिक्र किया, ये वही टीके हैं जिनकी बेटी की शादी पे 1 अरब 75 करोड़ की सलामियां मिली थी, जिनका नाम वजीर दिफा भी नहीं ले सके थे। और मजे की बात है कि वो अभी भी ब्यूरोक्रेसी में। अगर वो बंदा इतना खाऊ और सारा कुछ था और उनका हाथ था उनके ऊपर, ये तो उनको पकड़ के ला के वादा माफ गवाह बना लें, उनको टांग दें। मगर वो तो सबका फेवरेट है, इतना फेवरेट है कि 1 अरब 75 करोड़ की सलामियां मिली हैं। चले एक छोटी सी जो है, सॉरी बात पता नहीं कहां से कहां चली। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खुरम साहब की तरफ आऊंगी। राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुरम साहब, ब्रेक से पहले जो है वो बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब के वापसी की और फ्यूचर की। क्या इस इलेक्शन में आपको इमरान खान साहब नज़र आते हैं? इलेक्शन में केसेस जो हैं, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल अपना वो सारी चीज़ों को छोड़ के बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर बात करूं, तो जो केसेस हैं, जिस दिन ये इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच के और केसेस कन्वीन हो गए तो ये सजा हो जाएगा। जो केसेस हैं उनमें डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू हैव इट। और अगर एक आदमी जिसके ऊपर साबित हो जाए जुर्म हर किस्म का, चाहे 9 में है, चाहे तोशाखाना है, चाहे वो जो ज़मीन का इशू है, इस तरह की और चीज़ें, गवर्नेंस के तो हमसे पूछ लें कि अगर आप ये साबित हो जाए तो वो नहीं आ सकता, ये नहीं आएगा। हमसे अगर पूछें जो इसको जानते हैं और जिस तरीके से इसने 4 साल की गवर्नमेंट की, और फिर जब इसको चांस मिला और इसने मुल्क के साथ जो करने की कोशिश की और जो इस मुल्क को तकसीम किया, अगर हम बिल्कुल अभी ये कानून तो एक अलग चीज़ है, हमने अगर आप पूछें तो हम कहेंगे कि इसको कभी भी दूसरा चांस नहीं मिलना चाहिए। एक चांस दे के जो भुगत रहे हैं और फिर उसके बाद जो अब तक ये करता आ रहा है मुल्क के साथ, हम जो उसको देख रहे हैं। और आज की ट्वीट आप पढ़ लें, किस चीज़ को कहाँ जोड़ के कैसे प्रोवोक करके कि किसी तरीके से ये बच्चे बाहर निकल आएँ और इसके कहने के ऊपर जाने दे दें और मर जाएं। दिस इज़ व्हाट ही डिज़ायर्स, कि बाहर निकलें, लोग मर जाएं। अपने से इससे पूछो कि तुम्हारे बच्चे वो ही है, सो जो बाहर का कोई है साथ, उन्होंने पूछा इज़ पाकिस्तान सेफ फॉर योर कंट्री, आ सकते हैं तुम्हें मिलने? नहीं, उन्होंने कहा आ सकते हैं तुम्हें मिलने पाकिस्तान। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ फॉर देम, पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ फॉर हिज चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ बच्चों को डेली वो शाम को कोशिश करेगा कि वो बाहर आएँ और इसके लिए मर जाएं। तो ये एक डिल्यूजन के अंदर जाके एक साइकोपैथ बन चुका है। इससे ये दूसरा मैं अपना व्यू दे रहा हूँ कि इस मुल्क को आगे जाने की ज़रूरत है। हम ये जो तजर्बा जो भी था हो गया, इसका रिपीटिशन जो है वो तबाही है और हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये दोबारा आए। अच्छा राना साहब, ये बताइए कि इस वक्त हम हर केस के बारे में ये सुनते हैं जी ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस है,
और ये माजी में क्या आपके केसेस हों, क्या पीपल्स पार्टी के केसेस हों, हम ये सुनते थे जी। आपको याद है जब डॉक्टर आसिम आए थे तो ये था कि सबसे बड़ा माशी दहशतगर्द यही है और बस क्या होगा इससे। आए चले गए, कई आए कई गए। ये तो लगता है कि जिस तरह केसेस चल रहे होते हैं ये पॉलिटिशियंस के लिए एक ड्राई क्लीनिंग सर्विस है कि अगली दफ़ा जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे। ये मंतकी अंजाम तक पहुंचते नजर आते हैं। अगर आप पाकिस्तान की तारीख को उठा के देखें तो आप ठीक कह रही हैं, अकाउंटेबिलिटी एक मजाक बन के रहा है। और जिस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया गया, चेयरमैन को ब्लैकमेल किया उनकी वीडियोस के ऊपर, और जब ये बार बार ये साइकिल घूमता फिरता रहा है तो ओवरऑल कोई अगर आप एक आम शहरी से पूछें तो उसका यही व्यू होगा जो आप कह रही हैं। लेकिन क्या 9 मई का वाकया नहीं हुआ? क्या जो है वो पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है? बिल्कुल पहली दफा हुआ है। क्या सियासी जमातें या सियासतदानों के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने पहले इन जगहों पे या तंसीबात के ऊपर वहां कोई मुजाहरे किए? नहीं किए। और क्या इस तरह आग लगी है, क्या तोड़फोड़ हुई है? नहीं हुई। तो फिर देखें ये कोई विच हंटिंग तो नहीं हो रही, और शवायद है। और लेकिन ये आप बार बार कह रहे हो काफी, देखिए 9 मई को ना अब काफी टाइम हो चुका है और राना सनाउल्लाह साहब अक्सर आके कहते हैं बहुत हमारे पास ठोस एविडेंस मौजूद है। वो एविडेंस सामने नहीं आ रहा, और अगर इतना एविडेंस होता तो अब तक आप अरेस्ट करके कन्विक्ट कर चुके होते। नहीं, यही हमारे लीगल सिस्टम का तो फ्लॉ ही ये है। अब आप देखें कि तो एक वो टाइम था कि हमारे बंदों को वो पकड़ लेते थे नैब जो है, और महीनों गुजर जाते थे, साल गुजर जाता था, और इंडैक्टमेंट नहीं होती थी, फर्द जुर्म नहीं आयद होता था, और आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी। और आज आप देख लें कि तोशा खाना है तो आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, आप केस को चलने ही नहीं दे रहे। तो फर्क है। देखें, अगर दोनों चीजों को केस बाय केस भी अगर आप देखें तो यहां कोशिश ये है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाए। वहां तो हम थे ही इनके काबू में, जिस्मानी तौर पे जो लीडर थे वो तो थे ही इनके हाथों में, फिर भी कुछ साबित नहीं कर सके। और इधर जो है वो आप भागदौड़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपको जो है वो अदालतें जो है वो कोई चीज चलने ही नहीं दे रही, जो हायर कोर्ट्स हैं। तो यहाँ आपको मर्सिडीज ला के दे दी जाती है जब आप 9 मई का वाकया करके। इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो है वो फिर ये कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो सारा जो आज तरमीम भी आई है, गुज़िश्ता रोज़ जो तरमीम भी आई है, वो भी उसी में हो रहा है बिकॉज ताकि एक्सपेडाइट किए जाएं चीज़ें। जो गुज़िश्ता रोज जो आई है वो तो इट इज फॉर द आर्मी, वो तो विद इन, क्योंकि वैसे भी सोशल मीडिया But that puts a question mark on the judicial system as well, जिससे और जो आप कह रहे हैं उससे जोड़ रही हूँ कि वो फ्रस्ट्रेशन है, ये चीजें नहीं चलती। नहीं, ये देखिए ये बात है कि एक अदारे ने अपना खुद एहतसाब किया 9 मई के हवाले से, और बड़े सीनियर अफसरान को उन्होंने फैसले कर दिए और सजाएं सुना दी, और दूसरी साइड पे अभी तक जो है वो स्नेल पेस पे चीजें चल रही हैं। हकीकत है। मैं जरा क्विकली सारे साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। सारे साहब, जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, क्या ये केसेस आपको मंतकी अंजाम तक पहुंचते नजर आते हैं, या माजी की तरह ही ये हम 3-4 साल बाद डिबेट कर रहे होंगे ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो जो वादा माफ गवाह बन के मुबैना तौर पर आए हैं सामने, वो कहाँ से आए, वो कैसे आए, उनको क्या ब्लैकमेल किया गया, क्या इसी तरह होगा? ऐसे देखें, जो पहले माजी में केसेस बनते रहते हैं वो मेरे ख्याल में एक दूसरे को बस ऐसे ही वो सियासी तौर पर वो करने के लिए बनते होते थे, और सीरियस कोई भी नहीं होता था। मतलब आप ये नून और पीपी के अपने केसेस की बात करते हैं, हालांकि इनके खिलाफ जितने भी केसेस बने, आज जो एक दूसरे के साथ सर जोड़े बैठे, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर बनाए। लेकिन अब चूंकि इनके बका की जंग है, सर जोड़ के बैठी हुई हैं सब जमातें, तो अब आपके सामने जिस तेज़ी से ये बिल लेकर आ रहे हैं, और ये आर्मी एक्ट और ये और वो, कि किसी तरीके वो कहते हैं ना कि चारों तरफ से कहीं से तो बंदा फंसे। तो अब लेकिन जाहिर है अब एक इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अब देखिए अल्लाह पाक का निज़ाम भी पैरेलल चल रहा होता है। मैं तो कहती हूँ इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, कि मतलब ये नहीं होना चाहिए कि गरीब लोग ये सोचें कि सिर्फ हमारे लिए ही ये यहाँ पर है। मतलब वो कुल्फी वाला ये ना सोचे कि अहाते में कुल्फी लगाने पे 5 लाख का जुर्माना करके जज साहब का सर फखर से बुलंद हो गया, और ये सब वो कहते हैं ना कि नैब के जी 499 अरब की करप्शन की
तो आपकी माफ़ी है, लेकिन 500 अरब पर आप पकड़े जाएंगे, 1 अरब कम की कर लें। तो कानून भी इन्होंने बनाने वो करने, हमें तो बेचारा कुल्फी वाला ही नजर आया है। और सीडीए जो जाके बड़े-बड़े बाबू जाकर रेडियो तोड़ते हैं। बिल्कुल, लेट्स होप कि वो देना है कि अकाउंटेबिलिटी सबकी हो और कानून का इतलाक भी सब पर एक जैसा ही हो, यकसा हो। साहिरा बानो साहब आपका बहुत शुक्रिया, पूनम रोकड़ी साहब आपका और रान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।